नमस्कार, मैं नीलू जड़िया आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी बहुत बड़ी महामारी चल रही, तो फ्रेंड्स सभी घर पर हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जब से न्यूज़ आई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तब से मुझे पता है कि आप लोगों ने अपनी किताबों को अभी तक छुआ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब बहुत हो गई मौज मस्ती, अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी जल्दी से अपने सारे जो चैप्टर है, सारे टॉपिक है, सभी का फटाफट से रिवीजन करके रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आ रही हूँ आपके लिए मैं चैप्टर 10 जो है आपका अकाउंट्स का वित्तीय विवरणों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो इसको फटाफट से इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे कि किस तरह से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण होता है और क्या है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पहले 12th अकाउंट्स के काफ़ी सारे टॉपिक का क्विक रिवीजन हमने किया है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th अकाउंट्स के नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें काफ़ी सारे वीडियोस डले हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को खोलें, देखें और उन जल्दी से अपने फटाफट सारे टॉपिक का रिवीजन करें फटाफट से। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर जो है वो है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण की हम बात करेंगे यहाँ पे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करेंगे कि क्या होता है और किस तरह से ये होता है। तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ। पहले चैप्टर का नाम अच्छे से नहीं दिख रहा था तो मैं आपके लिए नीचे थी थोड़ा। तो पहले जब हम हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करें, उसके जो टॉपिक का नाम है हमारा कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ठीक है, अब बात हमारे को समझ में आ रही है कि विश्लेषण करना है, ठीक है ना। बात हमारे को इतनी समझ में आ रही है कि एनालिसिस करना है, लेकिन एनालिसिस किसका करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना है। तो लेकिन जब पहले हमें ये पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जब भी तो हम किसी का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस, विश्लेषण तो हमें समझ में आती है बात कि हाँ विश्लेषण क्या होता है, किसी कुछ भी डॉक्यूमेंट से उसका पूरा विश्लेषण करना है कि ये क्या है, इसमें ये टॉपिक क्या है, ये क्या है। लेकिन किसका करना है? या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम सबसे पहले बात करते हैं कि वित्तीय विवरण, ठीक है ना। वित्तीय विवरणों की हम यह चर्चा करेंगे कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं या वित्तीय विवरण का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कंपनीज एक्ट है उस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करा हुआ है। तो जो पहला है हमारा वो है हमारा बैलेंस शीट। क्या है? हमारा चिट्ठा। हमारा जो पहला वित्तीय विवरण होता है वो होता है हमारा बैलेंस शीट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थिति विवरण कहते हैं। या फिर क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक डेट को बनाया जाता है, यानी कि आप की जो भी फर्म है, कंपनी है, जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपने फाइनल अकाउंट बनाती है और उसमें जो बैलेंस शीट होती है वो क्या होती है? आपके वित्तीय विवरण का भाग होती है। और ये क्या होती है? किसी पर्टिकुलर एक डेट को बनाई जाती है। यानी जब अपन बैलेंस शीट बनाते तो उसके ऊपर लिखते ना कि बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश डैश, जिस भी कंपनी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम बना रहे हैं, एज ऑन द डेट ऑफ, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक डेट की हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि किसी एक दिन उस कंपनी की क्या स्थिति है उसका पूरा विवरण, विश्लेषण क्या होता है इस बैलेंस शीट के अंतर्गत किया जाता है। इसको कहते हैं चिट्ठा। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको चिट्ठा या स्थिति विवरण कहते हैं। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर किसी एक डेट को होता है इसलिए इसको स्थिति विवरण कहते हैं। और उस दिन को, जैसे नॉर्मली हमारा जो ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। ये क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसको हम कहते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो नॉर्मली 90% केस या फिर जो भी इस फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं उनकी कब बनता है स्थिति विवरण? 31 मार्च को बनता है। या फिर जो अपना ईयर 1 जनवरी से अपना जो कैलेंडर ईयर है 31 दिसंबर को करते हैं तो 31 दिसंबर को बनेगा। या जैसे कोई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिवाली टू दिवाली मेंटेन कर, या जो भी ईयर वो लोग ले रहे हैं तो उस दिन का क्या होता है? स्थिति विवरण होता है। तो उस दिन हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, यानी कि कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने देनदार है, कितने लेनदार है, कितनी करंट एसेट्स है, कितनी नॉन करंट एसेट्स है, कितनी नॉन करंट लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी है, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी बोरोइंग कितनी है, क्या है हमारा पूरा ना जो एक स्थिति होती है कि हमारा बिजनेस की एट द डेट, इस डेट को हमारे बिजनेस की क्या सिचुएशन है, ये पूरी इस में क्या होती है? शो होती है बैलेंस शीट के अंतर्गत। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि हमारा लाभ हानि खाता,
ठीक है ना। लाभ हानि खाता जिसको हम कहते हैं, तो ये होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि इससे क्या होती है, हमें हमारी आय का पता लगता है। तो इसमें जो होता है हमारा, ये होता है फॉर द पीरियड, यानी कि जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, तो उस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए होते हैं, जितनी भी आपको रिसिप्ट हुई होती है, जितना भी आपको कोई अदर रिसिप्ट हुई है, इन सभी का निकाल कर बैलेंस आपका, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो क्या होता है इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्या होता है? फॉर द पीरियड होता है। और बैलेंस शीट होती है एज ऑन द डेट, यानी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है, और ये पूरे पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण भी कहा जाता है। फिर होते हैं आपके तीसरे नोट्स टू अकाउंट्स। अभी नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं फ्रेंड्स? नोट्स टू अकाउंट होते हैं, आपने जो बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, इनकी जो व्याख्या होती है, इनका जो वर्णन होता है। जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई है और उस बैलेंस शीट में लिख दिया कैपिटल, ठीक है। देखो वैसे तो कैपिटल लिखना अलाउ ही नहीं है, लेकिन पूरा अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बैलेंस शीट किस तरह से होती है। तो लिख दिया कैपिटल। अब इस कैपिटल में यहाँ आपने एक अमाउंट लिख दिया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है बैलेंस शीट से कि कैपिटल क्या है। ये इक्विटी शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर है, इसमें पेड अप कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, क्या कोई आपकी अनपेड कैपिटल है, या फिर आपकी ऐसी कोई है कॉलन एरर है, क्या है। तो ये सारा जो डिस्कशन हम कहाँ करते हैं? नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में करते हैं। तो इन वित्तीय विवरणों की जो व्याख्या होती है नीचे, वो क्या होते हैं? आपके नोट्स टू अकाउंट, यानी आपके जो फाइनल अकाउंट होते हैं, ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकी जो नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है उसको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो ये भी क्या होते हैं? आपके वित्तीय विवरणों का हिस्सा होते हैं। फिर होता है आपका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। रोकड़ प्रवाह विवरण जिसको हम कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। फ्रेंड्स ये वित्तीय विवरण का भाग होता है, लेकिन ये हर एक को बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंदर जैसे लिस्टेड कंपनियां हो गई या और भी अलग कंपनियां हो गई, जिनके लिए उन्होंने कोई लिमिट बांधी कि अगर आपकी टर्नओवर इतना है, अगर आपकी कैपिटल इतनी है, ऐसा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वित्तीय विवरण बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी इतना डिटेल में आपके अभी तक लेवल पे नहीं है, आप आने वाली कक्षाओं में इसका डिटेल से डिस्कशन करेंगे अपन। तो ये बात का, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? वित्तीय विवरण का भाग होता है। फ्रेंड्स ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि होता क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इसकी बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो इसमें यानी कि हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हुए होते हैं, उनका क्या किया जाता है? इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कितना पैसा आया, कितना गया, या हमने कितना डिविडेंड दिया, हमारे को कोई अदर इनकम रिसिप्ट हुई, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसका बाइफरकेशन किया जाता है। 3 कुछ पार्ट होते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, फाइनेंसिंग होता है, और इस तरह से 3 भाग होते हैं। और 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। मूल्यह्रास की मैं बात कर रही हूँ कि जो डेप्रिसिएशन होता है, क्या उसके अंतर्गत नकद का प्रवाह होता है, यानी कि कैश का फ्लो होता है। यानी जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, तो डेप्रिसिएशन के दौरान ये हमारा कैश का फ्लो होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करके बताएं कि हमारा जो मूल्यह्रास है, तो उसके अंतर्गत नकद का प्रवाह होता है या नहीं होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपका आंसर। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों, कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा बैलेंस शीट, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स, और चौथा होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये थे हमारे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं इसका विश्लेषण। जो हमारा टॉपिक है, हमारा क्या है टॉपिक की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमें विश्लेषण किससे करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो जो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, तो कुछ टेक्निक हमको बताई गई है, जिन टेक्निकों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। तो कुछ तकनीकें हमको बताई गई है, उन तकनीकों की हम बात करते हैं। तो हमारी जो पहली तकनीक बताई है वह है हमारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं इसको? कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। यानी कि आप किन्हीं दो के बीच में क्या कर रहे हो? कंपेरिजन कर रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसका अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा होता है आपका समानाकार वित्तीय विवरण, यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट की यहाँ पे
पे बात करते हैं। तीसरा होता है आपका ट्रेंड एनालिसिस, फिर चौथा होता है आपका अनुपात विश्लेषण यानी कि रेशो एनालिसिस, फिर होता है आपका रोकड़ प्रवाह विश्लेषण यानी कि कैश फ्लो एनालिसिस, फिर होता है आपका सम विच्छेद विश्लेषण यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस, फिर होता है आपका कोष प्रवाह विश्लेषण यानी कि फंड फ्लो एनालिसिस। फ्रेंड्स ये जो पहले जो चार है ना, ये चारों अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो 1, 2, 3 जो मेथड है, जो टेक्निक्स है, इन तीनों को हम अभी इसी चैप्टर में कवर अप करेंगे। और ये नेक्स्ट 4 जो है रेशो एनालिसिस, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 11 में। और ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि ये क्या होता है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा होता है जो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो बनाया जाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या होता है, कंपलसरी या नहीं होता है। उसकी कुछ है, जैसे लिस्टेड कंपनी हो गई या और भी जो लिमिट एज पर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग दी हुई होती है, उन्हीं को क्या करना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो जब कैश फ्लो होता है तो उसके अंतर्गत पूरे वित्तीय वर्ष में एक संस्था, एक कंपनी के द्वारा कितना नकद प्रवाह पैसा गया और पैसा आया, पैसा गया और उसका पूरा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो उसका एनालिसिस करके क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, इसमें सभी नकद ट्रांजेक्शन आते हैं। ठीक है ना, सारे कैश ट्रांजेक्शन आते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये 2 मेथड से बनाया जाता है। फ्रेंड्स अभी ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इतना डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। फिर होता है आपका एक सम विच्छेद विश्लेषण यानी क्या आते हैं, तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट मतलब यानी ऐसी स्थिति जहां आप नो प्रॉफिट लॉस में हो, यानी कि आपके द्वारा किए गए कुल खर्चे और आपके द्वारा प्राप्त की गई इनकम दोनों क्या होते हैं, बराबर। ऐसी स्थिति जब होती है तो उसको कहते हैं हम सम विच्छेद बिंदु, क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। और जब इस तरह से इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस कहते हैं। फिर होता है आपका फंड फ्लो एनालिसिस यानी कि क्या है, कोष प्रवाह विवरण, यानी कि हमारे पास जितना भी कोष है, कोष मतलब क्या हो गई, जैसे आपकी कैपिटल हो गई, आपने कोई लोन ले रखा है, बोरोइंग्स, ये जो होते हैं आपके डिपॉजिट्स, तो इनका आप किस तरह से इसका यूज कर रहे हो या किस तरह से उसका प्रवाह हो रहा है आपके बिजनेस में। यानी कि जैसे आपकी कैपिटल है तो आप उस कैपिटल का कैसे यूज कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल कितनी है, ये जो एनालिसिस होता है ये किसके अंदर आता है, फंड फ्लो के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आने वाली कक्षाओं में इनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स ये जो 4 है, इन 4 अभी आपके सिलेबस में है, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी आपके चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। और ये जो 4th है आपका अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है, हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करेंगे कि किस तरह से इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वित्तीय विवरणों का एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो तो जैसे जो हमारे 4 होते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंक्लूड, पहला होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स और 4th होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर नोट्स टू अकाउंट्स भी इन्हीं का ही पार्ट होता है। तो हम जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हमारी फर्स्ट टेक्निक है, इसमें जो बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। जो पहला बनाएंगे क्या होगा, हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट यानी कि हमारा जो स्थिति विवरण चिट्ठा वो बनाएंगे, और दूसरा बनाएंगे हमारा कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि हमारा आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि किस तरह से हम हमारी क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाएगी। तो सबसे पहले देखो मैं बताती हूँ कि इसके अंतर्गत होता क्या है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं यानी कि क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं 2। अब तुलना कहाँ करेंगे, 2। अब देखो जब ऐसी टेक्निक का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास 2 या 2 से अधिक ईयर के डेटास होना का क्या है, जरूरी है, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे। हम कंपैरिजन किसके बीच में करेंगे कि भाई अभी क्या सिचुएशन है और पहले क्या सिचुएशन थी, यानी कि लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में क्या स्थिति थी हमारी और अभी करंट ईयर में हमारी क्या पोजीशन है, उसका हम क्या करना है, कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का डेटा अवेलेबल होना चाहिए, जब भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फिर जितना पिछले वर्ष था और अभी का वर्ष है कितना परिवर्तन हुआ और उसका अभी से क्या है प्रतिशत परिवर्तन है, उसके हम बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले दो तिथियों का चिट्ठे की तुलना है, 2 या 2 से अधिक। अब इसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं कि भाई आप 3 सालों के करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आपके पास 3 सालों का एनालिसिस कर लेंगे। तो जो भी डिफरेंस होगा, जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को क्या करेंगे, प्रतिशत के रूप में मापेंगे।
यानी कि वो परसेंटेज फॉर्म में कितना आएगा या उसका परसेंटेज कितना होगा। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे कि 2 या 2 से अधिक आपके पास जो डाटा होंगे, जो बैलेंस शीट होगी 2 से अधिक ईयर की, उनका हम कंपैरिजन करेंगे और जो हमारा डिफरेंस होगा, जो चेंज होता है, उसको क्या करेंगे परसेंटेज फॉर्म में करते। तो ये होता है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण का जब हम एनालिसिस करेंगे तो इस तरह से होता है। तो इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसकी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कंपेरिजन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट किस तरह से बनती है। हमारा कंपनी एक्ट 2013 की जो शेड्यूल 3 में हमारे को फॉर्मेट दिया गया है बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट का, उस तरह से ही अब हमारे ये मान्य होते हैं। अब इस तरह से टी फॉर्म में बनाना अब मान्य नहीं रह गया है। सॉरी, क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो अब है ना, टी फॉर्मेट में बनाना आपको नहीं है अलाउ। अब आपको बैलेंस शीट इस तरह से बनानी पड़ती है जो ये शेड्यूल दिया गया है। पहले जैसे बना था ना, इधर लाइबिलिटी लिख दी, इधर एसेट्स लिख दी, अब ये चीज़ अलाउ नहीं है। हमारे को क्या करनी पड़ती है, कंपनी एक्ट 2013 में जो फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है, देखो बैलेंस शीट का कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है आपका इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, ठीक है ना। हमारा जो लाइबिलिटी पार्ट होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी करते हैं। फिर उसमें फर्स्ट हमारा होता है शेयर होल्डर फंड, कहते हैं क्या होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। अभी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल भी हमारे पास 2 तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर शेयर होल्डर फंड में आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है। फिर होती है आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट में भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो, जो लॉन्ग टर्म 1 या 1 से ज़्यादा वर्षों के लिए होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी नॉन करंट होती है। और जिनका ड्यूरेशन 12 मंथ होता है, जिनका पीरियड, वो क्या होते हैं, आपके करंट होते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों की बात करें तो यही लगता है सेम, 12 मंथ से ज़्यादा वाला फॉर्मूला। फिर आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है, इसमें क्या आता है, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती है, आपके ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स आते हैं, फिर आपका अदर करंट लाइबिलिटीज आती है, और क्या आता है, आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन आते हैं। तो ये तो बात होती है आपकी लाइबिलिटी साइड की, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर हम बात करें एसेट साइड की, तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है। देखो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या होती है, आपकी एसेट्स होती है, ठीक है। ये हमारा पूरा सेकंड मैन होल्डिंग हो जाएगी, सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर इसके अंतर्गत होती है हमारी नॉन करेंट एसेट्स होती है और होती है करंट एसेट्स। तो नॉन करेंट्स में क्या आती है, हमारी फिक्स एसेट्स आती है। अब फिक्स एसेट्स फिर से 2 तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स क्या होगी, जैसे हमारी प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में कौन होता है, आपका गुडविल होती है। इनटेंजिबल सर कृत्रिम संपत्ति जिसको हम कहते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ये होते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट। फिर आते हैं आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जो क्या 12 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक हमने हमारे बिजनेस में रख रखे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर होता है आपके लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आते हैं। फिर आते हैं, अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में क्या होते हैं, देखो एक होता है हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर होते हैं हमारे इन्वेंट्री यानी कि हमारा स्टॉक। फिर होते हैं हमारे ट्रेड पेबल यानी क्या कहते हैं इनको, डेटर। फिर होता है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी इसमें आपका कैश भी आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, चेक आ जाएगा, कैश इन ट्रांजेक्शन, ये सभी चीज़ें इसमें आएगी। फिर होते हैं आपके शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और होती है आपकी अदर करंट एसेट्स आती है, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था। अब बताती हूँ कि हम जब बना रहे हैं इसका, क्या बना रहे हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो किस तरह से बनाएंगे। देखो, आपको इसमें बनाने होते हैं 6 कॉलम। कितने कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें फर्स्ट तो आपका पर्टिकुलर्स का होता है, जो आपका बैलेंस शीट में हम आइटम लिखते हैं वही। फिर दूसरा होता है नोट नंबर 2, यानी कि इन जो भी हमने पर्टिकुलर्स में जो टॉपिक लिखा है उसका कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जिसको हम क्या बनाएंगे, नोट में बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना, देखो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ लिख दिया। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, क्या कितनी पेडअप कैपिटल है, कितनी इशू कैपिटल है, क्या कोई ऐसे शेयर है जिसमें हमने पैसा कॉलअप कर लिया था लेकिन अभी तक आया नहीं है। इस तरह की जो डिटेल होगी वो हमारी कहाँ जाएगी, नोट्स में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका नोट नंबर, जहाँ बनते हैं हमारे नोट्स। फिर आपका जो कॉलम होता है, थर्ड, वहाँ होता है हमारे प्रीवियस ईयर के डेटा,
क्योंकि हम क्या करते हैं, हम 2 या 2 से अधिक ईयर का यहाँ पे होता है कंपैरिजन। तो क्या होगा, पहले हमारे प्रीवियस ईयर के डेटा होंगे और फिर क्या होगा, हमारे करंट ईयर के डेटा। देखो सबसे पहले होता है क्या, हमारा पर्टिकुलर पार्ट होता है विवरण, जिसको हम कहते हैं, जो हमारे बैलेंस शीट की पूरी डिटेल हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं नोट नंबर, यानी कि उनसे रिलेटेड कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो नीचे कहाँ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो थर्ड पार्ट होता है, नोट्स टू अकाउंट, उसी की नोटिंग नंबर यहाँ दी होती है। वहां जाके आप क्या कर सकते हो, उसका डिटेल में जाके देख सकते हो। फिर आपको लेना है प्रीवियस ईयर के डेटा और फिर लेने हैं आपको करंट ईयर के डेटा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डेटा लिखेंगे। फिर हमारा जो अगला कॉलम आएगा 5th नंबर, उसको लिखेंगे हम चेंज, यानी कि कितना डिफरेंस आया है पिछले से लेके अभी तक में, कितना परिवर्तन आया है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 - 3, यानी कि करंट ईयर के डेटा में से जब हम प्रीवियस ईयर के डेटा को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो प्लस और माइनस मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी तो नहीं कि हर चीज आपकी इंक्रीज हो, ठीक है ना। आपको नेगेटिव फिगर भी तो मिल सकता है, हो सकता है किसी चीज में आपको बढ़ोतरी हुई हो तो किसी चीज में कमी भी तो हुई हो सकता है। तो ये फिगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है कि भाई आप चेंज, हो सकता है आपका चेंज बढ़ा हो या फिर हो सकता है किसी चीज में आपकी कमी क्या हुई हो, आई हो। अब देखो कैसे, जैसे माना कि अपन शेयर कैपिटल की बात करें, ठीक है। हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी पहले थी माना कि 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी और इस बार आपने और नया इश्यू कर दिया तो आपकी कैपिटल हो गई 1,50,000, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव चेंज हो गया कि 50,000 रुपए का परिवर्तन हो गया, यानी कि 50,000 रुपए से आपकी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। लेकिन ये तो है आपका पॉजिटिव फिगर। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लो आपकी 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी और आपने 10,000 रुपए के शेयर क्या क्या कर लिया, बायबैक कर लिया, ठीक है। आपने 10,000 रुपए के शेयर का बायबैक कर लिया तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 90,000। तो ये जो 10,000 से कैपिटल आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से पहले आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है कि पिछले सालों में हमारा डेटा क्या था और इस साल में हमारे डेटा क्या है। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। और फिर हमारा जो अंतर आएगा उस अंतर को हम क्या करेंगे, प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। और हमारा प्रतिशत किससे निकालेंगे, पिछले सालों से। यानी कि हमने जो यहाँ पे कॉलम नंबर 5 में जो अंतर निकाला है, ठीक है, हमने जैसे यहाँ माना ये निकाला है, हमने 50,000 का अंतर निकाला है, ठीक है। ये 50,000 का अंतर हो गया मेरा, डिवाइड बाय करना है मुझे 3, यानी कि प्रीवियस ईयर के डेटा। पहले कितनी थी मेरी कैपिटल, 1 लाख रुपए, तो मैं यहाँ डिवाइड किसका करूंगी, 1 लाख का, और मल्टीप्लाइड बाय करना है मुझे 100। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 50%। यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों कि आपको क्या करना है, पहले पिछले सालों का डेटा लेना है, फिर लेना है आपको करंट ईयर का डेटा, और उन दोनों के बीच में आपको चेंज निकालना है कि कितना डिफरेंस आया है। अब ये चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि आपका जो फिगर आएगा वो प्लस में भी हो सकता है या फिर माइनस नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आपको उसका निकालना है प्रतिशत। कैसे निकालेंगे प्रतिशत, फ्रेंड्स, आपका जो अंतर होगा उसको प्रीवियस ईयर का डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये चेंज प्रतिशत में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे कॉलम के लिए करना है। तो जब इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी तुलनात्मक वित्तीय विवरण की फर्स्ट बैलेंस शीट बन जाएगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये बन जाएगी। अब बात करते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट देखते हैं फॉर्मेट की किस तरह से ये होता है। देखो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमारे को क्या लिखना होता है, रेवेन्यू लिखना होता है कि हमारे ऑपरेशंस, जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, डीलिंग करते हैं, उसमें हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। फिर अगर हमारी को कोई अदर इनकम है तो हमारी इनकम, यानी कि एक तरह से क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपका टोटल रेवेन्यू। फिर जितने भी एक्सपेंस हुए होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, परचेज हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गए। चेंज इन इन्वेंट्री में आपका फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक तीनों आ जाएंगे। फिर आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स कोई एक्सपेंस हुआ हो, फाइनेंशियल कॉस्ट से रिलेटेड आपका डेप्रिसिएशन और अदर जितने भी आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पोस्टेज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, सेलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो भी सारे खर्चे हैं उन सभी खर्चों की यहाँ पे टोटल आ जाएगी। और जब हम हमारी इनकम में से इन खर्चों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये जो अमाउंट आता है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि कर चुकाने से पूर्व के हमारे लाभ होते हैं, PBT इसको हम कहते हैं। और इसमें से अगर हम टैक्स की राशि को घटा दें, टैक्स के अमाउंट को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाता है, PAT, इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कर के पश्चात लाभ।
ठीक है ना। तो ये होता है, पहले आपका पीबीटी होता है और होता है पीएटी, फिर इसमें से क्या लेस करते हो तो आता है इनकम टैक्स लेस करते हो तो आता है, ये फॉर्मेट होता है। अब देखो इसको जब हम प्रतिशत कंपैरिजन करें तो क्या करेंगे, हमारे को वही करना है, प्रीवियस ईयर के डेटा लेने हैं और लेने हैं डेटा कौन से, करंट ईयर के। फिर इनमें निकालना है आपको चेंज, जैसे कि हमारे रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो माना कि पिछले साल जो हमारा टर्नओवर था, ठीक है, पिछले साल जो हमारा टर्नओवर था वो था 10,000 रुपये, और इस साल जो हमारा टर्नओवर है वो हो गया 11,000 रुपये। क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारे को अंतर निकालना है, हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। फिर इसका प्रतिशत हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमारा जो अंतर है 1,000 और हमारा जो पिछले साल का जो था टोटल कितना था 10,000, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कितना बढ़ गया हमारा, 10% से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे को क्या करना पड़ेगा, सारे टॉपिक के लिए करना पड़ेगा। तो ये थी फ्रेंड्स पहली टेक्निक, ठीक है ना। हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, और उसमें जो हमारा पहली टेक्निक है हमारी तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी जो पहली टेक्निक है इसका हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आज के टॉपिक को हम यहीं पे लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फ्रेंड्स अभी आपकी एग्ज़ाम की डेट नहीं है फिर भी, लेकिन मैं जस्ट आपको यही कह रही हूँ कि आप क्विकली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, क्योंकि जब एकदम से अगर डेट आ जाएगी तो आपको नहीं होगा रिकॉल, और आपके पास अभी वैसे भी टाइम ही तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही सही पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी होगी। और पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके भी क्या है, आप इस टाइम को वीक ना बना के इसको पॉजिटिव बनाएं, इसको पॉजिटिव लें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। तो मिलते हैं आने वाले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।